अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उस्मान है। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल फातिक एकेडमी। आज हमारा इनकम टैक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 21 है। डेफिनेशंस को हमने डिस्कस करना है। आज के जो है वो लेक्चर के अंदर हमने जो डेफिनेशन डिस्कस करनी है वो है रॉयल्टी, सैलरी और शेयर को। हम ये देखेंगे कि ये तीनों जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कैसे डिफ़ाइन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनको कैसे जो है वो डिफ़ाइन करता है, वो इनको किन जो है वो अल्फाज में जो है वो एक्सप्लेन करता है, वो हम ये जो है वो आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश जो हम हमेशा आपसे करते आ रहे हैं वो ये कि जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के जो है वो आपको एजुकेशनल लेक्चर जो है वो बाकायदगी से मिलते रहें। तो चलते हैं जी, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले डेफिनेशन जो पढ़नी वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 वो ये कहता है कि रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड और पेएबल however described or computed whether periodical or lump sum as consideration for the following। ये जो आपके पास नंबर 1 to A to G ये पॉइंट्स है जो कि 7 है। अच्छा, वो कहते हैं कि रॉयल्टी से मुराद कोई भी अमाउंट जो कि आपने पे कर दी है या पेएबल है, मतलब किसी भी किस्म की रकम अदा कर दी है या अदा करने वाली है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से जो है वो डिस्क्राइब की जा रही है, जैसे मर्जी उसको आप डिस्क्राइब करें, ठीक है, वो आपकी जो है वो अमाउंट रॉयल्टी कहलाएगी अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल कर दे। जो कोई कंडीशन यहाँ पर नीचे उसने जो है वो बताई हुई है, वो कंडीशन कौन कौन सी है बारी बारी सबको देखते हैं। तो रॉयल्टी जो है वो इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो रॉयल्टी से मुराद बेसिकली आप कहते हैं राइट टू यूज, कंसिडरेशन फॉर राइट टू यूज एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये रॉयल्टी है जो आसान अल्फाज में। टैक्स इसको कैसे डिफाइन करता है, सबसे पहले उसने कहा कि द यूज ऑफ और राइट टू यूज एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल और सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस, ट्रेडमार्क और अदर लाइक प्रॉपर्टी और राइट्स। वो कहता है कि कोई भी अमाउंट जो कि आप पे करते हैं या मतलब उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, उसके राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो रॉयल्टी होगी। वो चीज़ें कौन कौन सी है, कोई भी आपका पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस या ट्रेडमार्क, इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करने के या उनके राइट्स को इस्तेमाल करने के जो पैसे आप जो है वो मालिक ओनर को पे करते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, रॉयल्टी कहलाएंगे। नंबर सेकंड वो कहता है कि द यूज ऑफ, ठीक है, इस्तेमाल और राइट टू यूज एनी कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियो टेप्स टू यूज इन कनेक्शन विद टेलीविजन और टेप्स इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, बट शुड नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर द सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा फोटोग्राफ फिल्म्स। वो कहता है कि किसी भी किस्म के राइट्स, कॉपीराइट्स किसी भी लिटरेरी वर्क या आर्टिस्टिक वर्क या साइंटिफिक वर्क के, या इसके अलावा जो आपकी वीडियो ब्रॉडकास्टिंग है उसके जो राइट्स हैं, उसके जो कंसिडरेशन है, वो भी आपकी रॉयल्टी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिटरेरी वर्क या साइंटिफिक वर्क के जो कॉपीराइट्स आप बाय करते हैं, वो कॉपीराइट्स के लिए जो आप अमाउंट पे करते हैं वो भी रॉयल्टी के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, उसके जो राइट्स आप बाय करते हैं वो भी रॉयल्टी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मैचेस लगते हैं तो उसके जो पब्लिशिंग राइट है वो यहाँ तो एक्सक्लूसिवली 10 स्पोर्ट्स या एक्सक्लूसिवली जो है वो जियो स्पोर्ट्स, तो इस तरह लिखा होता है। तो वो बेसिकली जो है वो उस खास चैनल के पास ये ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स होते हैं, दूसरे बंदे के दूसरे चैनल के पास नहीं होते। तो इसके लिए जो वो राइट्स को बाय करने के लिए जो पैसे वो पे करता है वो भी रॉयल्टी कहलाती है। नंबर थर्ड, द रिसीव्ड और राइट टू रिसीव एनी विजुअल इमेज, साउंड्स और बोथ ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट केबल, ऑप्टिक फाइबर और सिमिलर टेक्नोलॉजी इन कनेक्शन विद टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। तो किसी भी किस्म की जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स है, जो वो ब्रॉडकास्टिंग आप वाया सैटेलाइट, ऑप्टिक फाइबर या इस तरह की किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है वो रिसीव करते हैं, तो उसके जो राइट्स आप बाय करते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, रॉयल्टीज कहलाते हैं। देखिए, आपने अक्सर जो है वो मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो लाइव नशर हो रहे होते हैं, तो वो जो जैसे मैच लाइव नशर हो रहे होते हैं, प्रोग्राम लाइव नशर हो रहे होते हैं, न्यूज़ लाइव चल रहे होते हैं, तो उनको जो है वो आप पब्लिशिंग के राइट्स बाय करते हैं। तो वो जो पब्लिशिंग राइट्स हैं, जो आपने उसको पब्लिश करना है, जो उसको जब आपने अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट करना है, उस ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स हैं जब वो आप बाय करेंगे उसके लिए जो आप पैसे अमाउंट जो पे करेंगे वो भी आपकी रॉयल्टी कहलाएगा। नंबर 4 कहता है द सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल।
कि कोई शख्स अगर आपको जो है वो कोई इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज सेल करता है, मसलन आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आप किसी से पूछते हैं कि जी इस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, तो वो प्रोडक्ट का जो फार्मूला, जो नॉलेज है, वो आपको वो सेल करेगा। तो उसको जब आप बाय करेंगे तो उसके जो अमाउंट आप पे करेंगे वो भी आपका क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। मसलन अगर आप कोको कोला से जो है वो कोको कोला बनाने का जो फार्मूला बाय करेंगे, मतलब उसको जो है वो यहाँ पर, तो उसके लिए जो आप पैसे देंगे वो नॉलेज अगर आपको सेल करते हैं, वैसे तो वो करते नहीं, इन केस के अगर वो सेल करेंगे तो वो आपका क्या होगा, रॉयल्टी कहलाएगा। तो इसी तरह जब हम यहाँ पर कोई चीज, टेक्निकल चीज बनाते हैं तो बेसिकली हम उसका नॉलेज पहले बाय करते हैं कि ये चीज बनी कैसे है, तो फिर उसको जो है वो हम जो उसको बाइंग के जो अमाउंट उसको पे करते हैं वो भी रॉयल्टी की डेफिनेशन के अंदर आता है। और नंबर 5 वो कहता है द यूज ऑफ राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट। अच्छा, पहले उसने नॉलेज की बात की कि अगर आप साइंटिफिक, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल नॉलेज को बाय करते हैं उसके जो पैसे देते हैं वो रॉयल्टी है। उसके साथ साथ अगर आप इस तरह के कोई इक्विपमेंट्स बाय करते हैं, जैसे जो है वो अगर आपने जो है वो कोई मतलब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बाय करना है, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट बाय करना है, बायोलॉजिकल इक्विपमेंट बाय करना है, तो उसके जो अमाउंट आप पे करेंगे वो भी क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। जैसे जो है वो पिछले दिनों आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेंगू वायरस बहुत ज्यादा इन हुआ था, फिर कोरोना वायरस आजकल जैसे है, तो उसके लिए जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आप बाय करते हैं, तो वो जो इक्विपमेंट्स आप बाय कर रहे हैं उसके लिए जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो क्या है, रॉयल्टी है, जो कि आपने साइंटिफिक या जो है वो बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को यूज करना है। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स को बाय करने के जो अमाउंट है वो भी रॉयल्टी के अंदर आ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस दैट इज initially and subsidiary to and is furnished as a means of enabling the application or enjoyment of any such property or right as mentioned in subclass A through E। अच्छा, वो कहते हैं कि ए से लेके ई तक जो क्लासेस डिफाइन है उसके अंदर जो है वो उसने कहा कि ए से 3 तक जो ए से ई तक जो क्लासेस हैं उसके साथ जो है वो मतलब उनको असिस्ट करने के लिए, उसको जो है वो सब्सिडाइज करने के लिए अगर आप कोई किसी किस्म की एडिशनल प्रॉपर्टी या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन प्रॉपर्टी और सर्विसेज के लिए अगर आप अमाउंट बाय करें, मतलब रिसीव करेंगे, तो वो भी आपकी जो है वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहलाएगी। तो ए से ई तक हमने जो बात की थी वो बेसिकली, मैं जरा वापस इस पे आया हूँ, तो वो बेसिकली क्या था कि राइट्स थे जो आप जो है वो नॉलेज को, इक्विपमेंट्स को यूज करने के जो है वो बाय करते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स जो है वो बाय करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जब आप खरीदते हैं तो इनके साथ जो असिस्टेंट्स राइट्स हैं, मतलब कोई चीज ऐसी जो इनको असिस्ट करती है, उसको जब आप खरीदेंगे तो वो भी आपकी जो है वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी की डेफिनेशन के अंदर शामिल कर ली जाएगी। तो यही उसने क्या किया था, सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंट, कि आप किसी किस्म की कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि सब्सिडरी है उन ए से ई तक की क्लॉजेस के लिए, तो उसके जो अमाउंट आप पे करेंगे वो भी आपकी रॉयल्टी के अंदर आ जाती है। और नंबर लास्ट वो कहता है कि डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट रेफर टू इन सब क्लास ए टू ई। अच्छा, ए से ई तक जो सब क्लासेस डिफाइन है, तो उस क्लासेस के अंदर जो प्रॉपर्टी, जो राइट्स हैं, उनको जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब आप सेल करेंगे, तो सेल से जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो भी आपकी जो है वो रॉयल्टी कहलाएगी। तो रॉयल्टी जो है वो फिर ये इसका मतलब इन शॉर्ट अगर आप बात करें तो इन शॉर्ट ये है कि बेसिकली रॉयल्टी क्या है कि अमाउंट विच इज पे टू बाय द राइट्स टू यूज एन एसिड और यूज एन नॉलेज और यूज एन इक्विपमेंट। तो किसी भी जो है वो एसिड या इक्विपमेंट या नॉलेज को यूज करने के जो राइट्स आप बाय करते हैं, कोई पेटेंट आप खरीदते हैं, कोई कॉपीराइट आप खरीदते हैं, कोई ट्रेडमार्क खरीदते हैं, इंटेंजिबल एसिड्स बाय करते हैं, तो उसके लिए जो अमाउंट आप पे करते हैं वो आपकी रॉयल्टी कहलाती है। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट डेफिनेशन है सैलरी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 55। सैलरी मींस एज डिफाइंड इन सेक्शन 12। सेक्शन 12 के अंदर सैलरी को जो है वो डिफाइन किया गया। सेक्शन 12 के अंदर जो है वो क्या वर्ड्स है, वो ये है, सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। वो कहता है कि कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि एक बंदा एम्प्लॉयमेंट से रिसीव करता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो मुलाजमत से वो पैसे रिसीव करता है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, वो उसकी जो है वो क्या कहलाएगी, सैलरी कहलाएगी। अच्छा, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है?
आप लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 में जो है वो कैपिटल और रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ा होगा। ये बिल्कुल उसी सेंस में है कि रेवेन्यू वो अमाउंट होती है जो आपको बार बार मिलनी है और कैपिटल वो होती है जो आपको वंस मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। तो यही वो कहते हैं कि कोई शख्स अगर किसी एम्प्लॉयमेंट से थ्रू जो अमाउंट वो रिसीव करता है, वो अमाउंट जो उसको मिलती है उस एम्प्लॉयमेंट के बदले में, उस मुलाजमत के बदले में, वो उसकी जो है वो क्या होती है, सैलरी कहलाती है। इसके लिए नेचर का होना जो है वो नेचर रेवेन्यू और कैपिटल होने से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है शेयर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 58। शेयर इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स अ मुदारबा सर्टिफिकेट एंड the interest of a beneficiary in a trust including units in a trust। तो शेयर्स में वो कहता है कि शेयर्स जो है वो रिलेटेड कंपनी से अगर आप बात करें तो कंपनी से रिलेटेड अगर आप बात करें तो कंपनी जो जनरल कंपनी है जो जनरल पब्लिक से कैपिटल जनरेट करने के लिए जो सर्टिफिकेट इशू करती है वो शेयर होती है। साथ ही साथ जो मुदारबा सर्टिफिकेट है जो मुदारबा कंपनी इशू करती है और जो यूनिट ट्रस्ट जो वो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने यूनिट सेल करती है वो भी आपके जो है वो क्या कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं। तो शेयर्स के अंदर जो वो अमाउंट वो सर्टिफिकेट जो कि जनरल पब्लिक से जो है वो कैपिटल जनरेट करने के लिए सर्टिफिकेट इशू करती है वो शेयर्स है, प्लस इसके साथ साथ जो मुदारबा सर्टिफिकेट है वो भी आपके शेयर्स हैं और जो यूनिट ट्रस्ट आपके इशू होते हैं वो भी आपके जो है वो क्या कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं। और शेयर होल्डर क्या होगा, शेयर होल्डर वो शख्स होगा जो कि इन सर्टिफिकेट का होल्डर होगा, जो सर्टिफिकेट का मालिक होगा, ठीक है, वो आपका जो है वो शेयर होल्डर होगा। तो शेयर होल्डर इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स अ मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर एंड अ यूनिट होल्डर ऑफ अ यूनिट ट्रस्ट एंड अ बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट। तो वो आपके सारे के सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो शेयर होल्डर बेसिकली कौन लोग होते हैं, जो कि शेयर्स के मालिक होते हैं या मुदारबा सर्टिफिकेट के मालिक होते हैं या यूनिट ट्रस्ट के अंदर जो यूनिट सेल होते हैं वो यूनिट्स के जो बेनिफिशियरी या तो बेनिफिशियरी होंगे या उसके मालिक होंगे या उसके होल्डर होंगे, तो वो आपके जो है वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। ये थे जी आज के लेक्चर की डेफिनेशन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर मज़ीद आपकी रहनुमाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह जो है वो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।